हाय एवरीवन, दिस इज निशांत एंड वेलकम यू ऑन निशांती एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग वे सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानेंगे जो 2019 से लेकर के 2021 के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं या फिर अपडेटेड हैं या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। आप यूपीएससी लेवल के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्कीम्स और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसके सारे सोर्सेस गवर्नमेंट साइट्स, मिनिस्ट्रीज़, पीआईबी इंडिया और मिंट से ली गई हैं और कंप्लीटली अपडेटेड है। पहला जो स्कीम है वो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सबसे पहले तो आपको सीड फंडिंग होती क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। सीड फंडिंग और सीड स्टेज फंडिंग या सीड कैपिटल एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस के अंदर, जो किसी भी बिजनेस को इनिशियली रन करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। अकाउंटिंग के टर्म में अगर मैं बोलूं तो यह एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टर्स यह सोचकर लगाता है कि उसे प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा या फिर इक्विटी का कितना पार्ट मिलेगा। नाउ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में करा था और फाइनली यह स्कीम 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ। एम या ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जितने भी नए स्टार्टअप्स आए हैं इंडिया में उन्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना ये इसका उद्देश्य है। अब इसके अंदर जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है, ये बिल्कुल आपके सर से ऊपर गया होगा। सो देख लेते हैं इन सबको पहले। पहला है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो यह बताता है कि आपने जो भी स्टार्टअप के बारे में सोचा है या फिर आप जो भी स्टार्टअप लाना चाहते हैं देश में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, यानी कि रियलिटी में वो काम करेगा या नहीं करेगा। ये प्रोसेस जो है इस बात को चेक करता है। सेकंड है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। जैसे ही आपका स्टार्टअप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से पास हो जाता है तो उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या डिफेक्ट्स है आपके स्टार्टअप प्रोडक्ट में और उसकी सर्विसेज में। इन दोनों स्टेज के कंप्लीट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट का ट्रायल करना, फिर उसे मार्केट में उसकी एंट्री करवाना और फाइनली उसे कंप्लीटली कमर्शियलाइज कर देना। ये जो स्कीम है वो 4 साल के लिए अप्रूव हुई है, यानी कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। और इस सारे नए स्टार्टअप्स के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशियल टोटल फंडिंग है वो 945 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टार्टअप के इस स्कीम के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको डीपीआईआईटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा। अब डीपीआईआईटी क्या होता है? डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। And it is completely responsible for formulation and implementation of promotional and development measures for growth of industrial sectors. सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि इस स्कीम्स के लिए अप्लाई करने वाले जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो 2 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के नहीं होने चाहिए। थर्ड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि गवर्नमेंट ने साफ-साफ कहा है कि इस स्कीम्स के लिए उन सारे स्टार्टअप्स को प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जो सोशल इम्पैक्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं। फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि इस स्कीम के लिए वही स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड कर सकते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
10 लाख से ज़्यादा का अनुदान या फिर मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिला है। फिफ्थ और लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो इन सारे स्टार्टअप्स को अप्लाई करने के लिए इस स्कीम में जो इसके अंदर इंडियन प्रमोटर्स होंगे या इंडियन इन्वेस्टर्स होंगे, उनकी शेयर होल्डिंग 51% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ये पूरी स्कीम एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी के द्वारा मॉनिटर करी जा रही है, जिसके मेंबर्स में एक चेयरमैन होना चाहिए, दूसरा डीपीआईआईटी का एक रिप्रेजेंटेटिव या फाइनेंशियल एडवाइजर, एक-एक रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और नीति आयोग के होने चाहिए और 3 और एटलीस्ट 3 और मेंबर्स नॉमिनेटेड होने चाहिए इन सारे सेक्टर्स से। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को लॉन्च करा गया है। इसका एम हेल्थ से रिलेटेड सारी बेसिक सुविधाओं को, इंफॉर्मेशन को और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक यूनिवर्सल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है। Basically, it aims to develop the backbone necessary to support the integrated digital health infrastructure for the country. ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है जहां हेल्थ रिलेटेड डाटा को और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसे मैनेज करा जा सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एक डिजिटल रजिस्ट्री बनाना जहां सारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स, ड्रग्स और फार्मेसीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक एंटरप्राइज क्लास हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करना ताकि सस्टेनेबल गोल को अचीव करा जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एडॉप्शन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है? बेसिकली फेडरलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो फेडरेशन से बिलोंग करता है। फेडरेशन का मतलब अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो फेडरेशन का मतलब होता है रिलेशन या एग्रीमेंट। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो फेडरेशन जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को शो करता है और ये रिलेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम लोग कोऑपरेटिव और दूसरा होता है मेरा कॉम्पिटिटिव। यानी कि एक होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और दूसरा होगा मेरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर स्कीम और प्लान के लिए कोऑपरेट करते हैं। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का तो आयुष्मान भारत जो है एक इसी तरह का एग्जांपल हो गया। दूसरा है मेरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके अंदर जो स्टेट और सेंटर है या फिर स्टेट और स्टेट है तो ये दोनों के बीच में एक कंपटीशन चलता है किसी एक पर्टिकुलर स्कीम और प्लान के लिए। मीन्स हमेशा एक कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज कोऑपरेटिव एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेशन। मतलब है कि डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं उन्हें इसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए प्रमोट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है? बेसिकली यह एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो पेशेंट की सेफ्टी, हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, नेक्स्ट या फर्दर स्टेप क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट का, इन सब चीजों पे वर्क करती है। इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के अलावा डॉक्टर्स, पेशेंट और हेल्थ फैसिलिटीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना और उसे डिजिटली मैनेज करना, साथ ही साथ पेपरलेस पेमेंट को प्रमोट करना, ये भी इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स है। 4 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इसके। पहला है हर इंडिविजुअल के लिए एक सेपरेट हेल्थ आईडी क्रिएट होती है। दूसरा
पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। तीसरा, डिजिटल डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल हैं। चौथा, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आप कभी भी अपनी रजिस्ट्री या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा निर्विक स्कीम। फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। 1 फरवरी 2020 को यह लॉन्च करा गया है विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हाई इंश्योरेंस कवरेज एंड रिडक्शन इन प्रीमियम फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स हैं जो देश में, उन्हें कम से कम प्रीमियम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सके और साथ ही साथ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी मुहैया करवाई जाए। फीचर्स की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। पहला, नुकसान होने की स्थिति में बैंकों द्वारा इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का यानी कि टोटल का इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट टोटल का 90% इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। दूसरा, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट रेट वो 4% से लेकर के 8% के बीच होगा। तीसरा, इस स्कीम के अंतर्गत प्री शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब ये होता क्या है? प्री शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज का मतलब यह है कि सेलर या एक्सपोर्टर को उनके माल के शिपमेंट के पहले फाइनेंशियल असिस्टेंट या मनी के टर्म में उन्हें सुविधा प्रदान करवाई जाए। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज में सेलर और एक्सपोर्टर्स को उनके माल के शिपमेंट के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। प्री शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज तब दी जाती है या बेटर होगा अगर मैं ये कहूं कि उन सेलर्स या एक्सपोर्टर्स को दी जाती है जो मार्केट में नए हैं और उन्हें रॉ मटेरियल्स परचेज करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए या पैकेजिंग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज में एक्सपोर्टर्स जो है वो एक्सपीरियंस्ड होता है तो उन्हें आसानी से मार्केट से उधार मिल जाता है। तो इस तरह के एक्सपोर्टर्स को बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि अगर जैसे टाइम पे उन्हें पैसे नहीं मिले तो जिनसे उन्होंने उधार लिया है उन्हें चुकाने हैं तो इस उस सिचुएशन में वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जेम्स ज्वेलरी और डायमंड के वे कारोबारी जिनका उधार 80 करोड़ रुपए से कम है। उनका प्रीमियम रेट 0.60% पर एनम होगा और 80 करोड़ से ज़्यादा होने पर प्रीमियम रेट 0.72% पर एनम होगा। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आयुष्मान भारत। 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ है। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और हेल्थ केयर स्कीम है। आयुष्मान भारत को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिकमेंडेशन पर स्टार्ट करा गया और इसका विज़न था कि भारतीयों को हेल्थ रिलेटेड कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। अब प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंतर्गत बेसिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और उसका ट्रीटमेंट आता है। जैसे कि अगर आपको फीवर हो गया तो आप जनरल फिजिशियन के पास जाकर के आपने बताया कि मुझे फीवर हुआ है तो उन्होंने आपको दवा दे दी। तो ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट किसी एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेते हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो डर्मियोलॉजिस्ट हो और उनसे जो है एक पर्टिकुलर तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं। टर्शरी हेल्थ केयर के अंतर्गत मेजर सर्जरीज हो गया, मेजर ट्रांसप्लांट हो गया और किसी एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिकल केयर आता है। जैसे कैंसर से रिलेटेड अगर मेडिकल केयर जो होगा वो टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर आएगा। नाउ इस स्कीम के 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है ऑल ओवर इंडिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना, जिसके थ्रू लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा सके। अभी तक टोटल 1,50,000 वेलनेस सेंटर एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेसिकली यह एक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जो आपको 5 लाख पर फैमिली तक का कवरेज देता है। सो जब भी आप सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज लेना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के थ्रू
जो है जो भी आपको 5 लाख रुपए पर फैमिली का कवरेज मिल रहा है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या-क्या हैं, उसे देख लेते हैं। पहला है वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फाइनेंस्ड है। तीसरा, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर में आपको 5 लाख रुपए तक का फैमिली कवरेज मिलता है। चौथा, टोटल 50 करोड़ फैमिली अभी तक इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पाँचवाँ, हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन पहले से लेकर के हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन बाद तक के डायग्नोसिस और मेडिसिन के सारे एक्सपेंसेस को ये कवर करता है। छठा, फैमिली का साइज़, ऐज और जेंडर के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सातवाँ, सारे बेनिफिट्स अक्रॉस इंडिया कहीं भी वैलिड है। मीन्स आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाकर के प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा जनानी सुरक्षा योजना। 12 अप्रैल 2005 को यह लॉन्च हुआ है। 2004 में डब्ल्यूएचओ ने एक डाटा रिलीज़ करा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि इंडिया में अराउंड 56,000 वुमेन की हर साल डेथ हो जाती है बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। 13 लाख के आसपास नवजात बच्चों की 1 साल के अंदर-अंदर डेथ हो जाती है। Approximately 13 lakh infants die within a year of the birth. So the aim or objective of this scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by promoting institutional delivery among the poor pregnant women. Now, अब यहाँ पर आपको एक टर्म दिखेगा प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इसका मतलब होता है कि किसी भी मेडिकल फैसिलिटेटिंग स्टाफ जिसे चाइल्ड बर्थ की नॉलेज है, उसके द्वारा डिलीवरी करवाना। अब जिन राज्यों या यूटी में मैटरनल एंड नियोनेटल का मतलब होता है नवजात शिशु, तो इनकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, उसे हम लोग कहते हैं लो परफॉर्मिंग स्टेट, शॉर्ट में एलपीएस। इसके अंतर्गत यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर आते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर था स्टेट था, अब ये यूटी हो गया है। तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने स्टेट्स होंगे वो कहलाएँगे हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। इस स्कीम के बेनिफिशियरीज़ लो परफॉर्मिंग स्टेट्स यानी एलपीएस की सारी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी और हाई परफॉर्मिंग स्टेट यानी कि एचपीएस की बीपीएल, एससी और एसटी कैटेगरी की वुमेन्स आएँगी। बेनिफिट्स की बात करें तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए रूरल वुमेन को ₹2000 और अर्बन वुमेन को ₹1400 चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वहीं हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स के लिए रूरल वुमेन को ₹1300 और अर्बन वुमेन को ₹1000 मिलता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। यह जनवरी 2017 में लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उन्हें उनकी न्यूट्रिशनल नीड मिल सके, साथ ही साथ अगर वे किसी अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर्स में वर्क कर रही थीं और प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में उन्हें अपना जॉब क्विट करना पड़ा, तो उन्हें वेज कंपनसेशन भी दिया जाए। यह इस स्कीम का मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरीज़ कौन हो सकती हैं इस स्कीम्स की। तो इस स्कीम के अंतर्गत वे सारी प्रेग्नेंट वुमेन आएँगी जो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर काम नहीं कर रही और किसी भी तरह के अदर स्कीम्स मतलब इससे मिलते-जुलते और जो अदर स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट्स नहीं ले रही हैं। तभी वे वुमेन जो है इस स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें ₹5000 का कैश बेनिफिट दिया जाता है। यह कैश बेनिफिट 3 इंस्टॉलमेंट में होता है। पहला, जब प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। सेकंड, एंटीनेटल चेकअप जिसे प्रीनेटल चेकअप भी कहते हैं या 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो होता है, जिसमें माता जो मदर हैं और जो इन्फेंट है उनके हेल्थ का जो है टाइम टू टाइम जो है चेकअप करवाना पड़ता है कि उनका हेल्थ सही है या नहीं।
तो जो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो एंटीनेटल चेकअप के टाइम पीरियड के समय मिलता है और जो थर्ड है वो चाइल्ड का जब बर्थ हो रहा है तो उसका जब रजिस्ट्रेशन होगा उस समय दिया जाता है। प्रेज़ेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक टोटल 1.75 करोड़ विमेन ने मातृ वंदना योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है। 2018 से लेकर के 2020 तक इस स्कीम के थ्रू 5,931 करोड़ रुपए 1.75 करोड़ प्रेग्नेंट विमेन को ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करवाए गए हैं। बहुत सारे जगहों पे आपको 5,000 की जगह पे 6,000 रुपए दिखेगा, ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या है कि मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जो 5,000 रुपए मिल रहे हैं, वो भी दिया जा रहा वो भी लिखा हुआ है और वो साथ ही साथ उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, जो जनानी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जितना अमाउंट मिल रहा है, उसे भी। तो अराउंड अगर दोनों योजना को मिला दें, क्योंकि दोनों प्रेग्नेंट वुमेन को ही कवर कर रही हैं, तो दोनों के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल मिलता है, उन्हें 6,000 प्लस मिल रहा है प्रेग्नेंट वुमेन को। बाकी आप इसे रीड कर लेना एक बार, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2019 के न्यूज़ में है ये, 2020 लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी है और 2021 के बजट में भी इसके बारे में मेंशन करा गया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। 1 ऑफ मई 2016 को बलिया यूपी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, वहाँ से ये लॉन्च हुआ है। इसके 3 एम या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, फॉसिल्स फ्यूल के यूज़ को कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करने से रोकना। दूसरा, हेल्दी कुकिंग फ्यूल को प्रमोट करना और तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करना। एलिजिबल बेनिफिशियरीज देख लेते हैं। तो पहला इसके अंदर जो कंडीशन है वो है 18 साल से अधिक उम्र की विमेन होनी चाहिए। दूसरा, जो विमेन होंगी वो बीपीएल से बिलॉन्ग करती हों। तीसरा, पहले कभी एलपीजी का कनेक्शन नहीं लिया हो और चौथा, फैमिली इनकम गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स कराया गया है इस स्कीम के लिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फीचर्स में बात करें तो सबसे पहले जो है बेनिफिट्स गिवन है। तो इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल हाउस होल्ड वुमेन को एक एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है और साथ ही साथ 1,600 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। एट द बिगनिंग गवर्नमेंट का टारगेट था कि 50 लाख फैमिलीज को इस स्कीम के अंदर इनरोल करना, लेकिन अभी जो है 80 मिलियन ये टारगेट हो चुका है। 2019 में यह स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, गवर्नमेंट साइड से भी और मीडिया साइड से भी। ऑन पेपर गवर्नमेंट ने सितंबर 2019 में डिक्लेयर करा था कि 80 मिलियन फैमिलीज उन्होंने इस स्कीम के अंतर्गत कवर कर ली हैं, लेकिन मीडिया कुछ और कह रही थी। और अभी तक जो है सिर्फ 3 ही स्टेट ऐसे हैं जो केरोसिन फ्री हुए हैं। एक है हरियाणा, दूसरा है पंजाब और तीसरा है मेरा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कुछ यूटीज़ हैं, जो ऑलरेडी उनमें से कुछ तो पहले से ही केरोसिन फ्री हैं और कुछ जो है इस स्कीम के थ्रू हो गई हैं। जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, ये सभी जो है अब केरोसिन फ्री हो चुकी हैं। लेकिन जो सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 2020 में लॉकडाउन के टाइम भी यह स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने जुलाई 2020 में नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए फ्री एलपीजी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देने की घोषणा की। 2021 की बजट में 1 करोड़ नए बेनिफिशियरीज को 100 नए डिस्ट्रिक्ट के साथ नेक्स्ट 3 इयर्स के अंतर्गत एनरोल करने का प्रावधान है, मतलब टारगेट लिया गया है। बाकी आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, आप इसे रीड कर लेना। नेक्स्ट स्कीम जो है वो है मेरा प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। यह स्कीम सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है। 4 मई 2017 को यह लॉन्च करा गया था और 31 मार्च 2020 को ये खत्म होने वाला था। लेकिन इस स्कीम को 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो पहला ये है कि 60 वर्ष की एज से नेक्स्ट 10 इयर्स तक आपको रेगुलर पेंशन मिलेगा। यह पेंशन आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर मैं बोलूँ तो अर्ली बेसिस पे भी आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। दूसरा जो बेनिफिट है वो है 10 साल के अंदर अगर बेनिफिशियरीज की डेथ हो जाती है
तो नॉमिनीज़ जो होंगी उसकी नॉमिनी को प्रीमियम अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब जो भी अमाउंट उन्होंने पे करा होगा वो रिफंड हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट है मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने पर प्रीमियम अमाउंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट दोनों ही बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। चौथा, अगर मैच्योरिटी से पहले अगर बेनिफिशियरी को अपने पैसे निकालने हैं, तो 2% काटकर 98% अमाउंट जो है उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। पाँचवाँ बेनिफिट है पॉलिसी के फर्स्ट 3 इयर्स कवर होने के बाद बेनिफिशियरीज अपने प्रीमियम अमाउंट या परचेज प्राइसेस का 75% तक लोन ले सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस स्कीम के अंतर रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिमम एज 60 इयर्स की है और मैक्सिमम एज के लिए कोई लिमिट नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अर्ली पेंशन वालों को मिलेगा। ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि आप किसी फैमिली मेंबर के लिए ये प्लान जो है सोच रहे हैं, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में यह गिवन है कि डिफरेंट मोड ऑफ पेंशन पीरियड में आपको वन टाइम प्रीमियम के लिए कितना पे करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको 60 साल के बाद जो है आपको कितना पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सही-सही बोला जाए तो ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर बहुत सारे प्लान सब्ज़्यूम हो जाते हैं। मतलब इस प्लान के अंदर आपको इंश्योरेंस भी है, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में मेंशन है, उज्ज्वला योजना भी है, जनधन अकाउंट, मनरेगा, सीनियर सिटीज़न पेंशन स्कीम, किसान योजना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स स्कीम सब कुछ है। इसीलिए इसका नाम गरीब कल्याण योजना है। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या-क्या हैं इसके, इसे देख लेते हैं। पहला है 1.70 लाख करोड़ रुपए का कोविड रिलीफ पैकेज मेंशन करा गया है इसमें और मार्च 2020 में इसे अनाउंस करा गया था। सेकंड है 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है कोरोना वॉरियर्स के लिए जिसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज, नर्स, आशा वर्कर्स, टेक्नीशियन, डॉक्टर सभी आते हैं और इस इंश्योरेंस स्कीम को अप्रैल 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। थर्ड है 80 करोड़ पुअर फैमिलीज को 5 केजी गेहूं या चावल और 1 केजी पल्सेस यानी कि दाल नवंबर 2021 तक फ्री मिलेगा। चौथा है जनधन योजना के तहत 20 करोड़ वुमेन को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के लिए दिए गए हैं। पांचवा है मनरेगा वर्कर्स का वेजेस 182 रुपए से बढ़ाकर के 202 रुपए पर डे कर दिया गया है। 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड और विडो को 1000 रुपए उनके जनधन अकाउंट में दिए गए हैं कोविड के टाइम पीरियड में। सेवेंथ है 8.7 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए दिए गए हैं। यह इमेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट से लिया गया है और 7 सितंबर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किस फील्ड में कितना इन्वेस्टमेंट करा गया है वो मेंशन है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसे देख लेना। नेक्स्ट है अंत्योदया अन्न योजना। यह स्कीम दिसंबर 2020 में थ्रू आउट द कंट्री लॉन्च करा गया है जिसमें बीपीएल फैमिलीज को ₹2 पर केजी व्हीट यानी कि गेहूं और ₹3 पर केजी राइस यानी कि चावल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत दिया जाएगा। 2021 के अपडेट के अनुसार बेनिफिशियरीज अब टोटल फूड ग्रेन 35 केजी 35 केजी यानी कि 35 किलो ले सकते हैं जो पहले 25 केजी तक की लिमिट थी इसके अंदर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को यह लॉन्च हुआ है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिसे जितना जितना कैश बेनिफिट मिला है वो जनधन अकाउंट में ही मिला है। सो इम्पोर्टेंट है और ब्रीफ में इसे समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सोसाइटी के वीकर सेक्शंस और लो इनकम ग्रुप वाले सभी लोगों को सेविंग अकाउंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना और साथ ही साथ इंश्योरेंस और पेंशन की सुविधा प्रदान करना, यह इस योजना का उद्देश्य है। बेनिफिट्स में जो पहला बेनिफिट है वो है कि
एक सेविंग अकाउंट विथ नो मिनिमम बैलेंस लिमिट के साथ हर इंडिविजुअल को मिलेगा इसमें, कि मतलब आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसका कोई लिमिट नहीं है, ज़ीरो भी होगा तब भी चलेगा। दूसरा है रुपे डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ मिलती है। तीसरा 1 लाख का इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। 2018 से यह इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। चौथा, जनधन योजना अकाउंट होल्डर जो है वो जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा स्कीम, इन सभी के लिए एलिजिबल होते हैं। 2021 के अपडेट के अनुसार टोटल बेनिफिशियरीज एनरोल्ड इन जनधन योजना इज 42.76 अप्रॉक्सिमेटली 43 करोड़ पीपल, और इन सभी के अकाउंट में अभी तक टोटल 1,43,370 करोड़ रुपए जो है इन सभी के अकाउंट में गवर्नमेंट द्वारा डाले जा चुके हैं। तो देखा जाए तो इस फील्ड में गवर्नमेंट ने दिल खोलकर जो है पैसे अर्पित करे हैं। बस एम्प्लॉयमेंट के केस में जो है हमारी प्यारी सरकार मौन हो जाती है। ये अपडेट कोविड के टाइम का है। इसे एक बार आप रीड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसे गरीब कल्याण योजना में कवर कर दिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। यह स्मॉल ट्रेडर्स यानी कि छोटे व्यापारी और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए एक नेशनल पेंशन स्कीम है, जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य स्मॉल ट्रेडर्स और डिफरेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्किंग पीपल को ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना है। बेनिफिट्स इस स्कीम की यह है कि 60 वर्ष और उसके बाद से आपको मिनिमम 3,000 रुपए पर मंथ का पेंशन मिलेगा। अगर पेंशन मिलने के दौरान बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, तो स्पाउस को 50% पेंशन दिया जाएगा। अगर बेनिफिशियरी 60 वर्ष से पहले परमानेंट डिसेबल्ड हो जाता है, तो वाइफ या फिर स्पाउस उस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बेनिफिशियरी जॉइनिंग डेट के 10 साल के अंदर-अंदर इस स्कीम को छोड़ना चाहता है, तो वो इसे छोड़ सकता है। बदले में उन्होंने अभी उस टाइम पीरियड तक जो भी कंट्रीब्यूट करा होगा, जितना भी प्रीमियम भरा होगा इस स्कीम के अंदर, तो वो सारा अमाउंट जो है इन्हें रिफंड हो जाएगा। साथ ही साथ सेविंग बैंक रेट से जो भी उनका इंटरेस्ट बन रहा होगा उस अमाउंट का, वो भी उन्हें मिल जाएगा। यदि बेनिफिशियरी 10 साल के बाद लेकिन 60 वर्ष की एज होने से पहले ये स्कीम छोड़ता है, तो उसने जितना अमाउंट टोटल प्रीमियम भरा होगा वो टोटल अमाउंट मिलेगा, और प्लस पेंशन फंड या फिर सेविंग बैंक रेट, इन दोनों में जो भी ज़्यादा हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वो भी साथ में उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 40 साल तक 40 वर्ष के लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज के अकॉर्डिंग उन्हें 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए के बीच जो भी अमाउंट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है वो उन्हें 60 वर्ष की एज होने तक पे करना होगा। इस स्कीम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या ईपीएफओ या एनपीएस या ईएसआईसी के किसी भी अन्य पेंशन स्कीम के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए। आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या किसान मानधन योजना के अंतर्गत आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन योजना और किसान मानधन योजना। एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स इन तीनों का लघु व्यापारी मानधन योजना के जैसे ही है। तो एक बार आप पीडीएफ के थ्रू इसे रीड कर लेना। डिफरेंस सिर्फ लॉन्च डेट में आपको दिखेगी, और अटल पेंशन योजना में जो पेंशन है वो 3,000 रुपए की जगह पे 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक का है। एक बार जस्ट रीड कर लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ स्पेशल नहीं है। वीडियो को बिना लाइक करे हुए आपको जाना नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इन सारे डाटास को कलेक्ट करने में। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अगेन अवेलेबल हो जाएगा 24 घंटे के अंदर-अंदर, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। निशांत ई अकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए। ये अपडेट हुई है और इसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल्स के साथ-साथ आपको फ्री स्टडी ग्रुप, फ्री वीडियो क्लासेस और अब फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। इस ऐप पर बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्सेज़ भी आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।